तो हमने क्वेश्चन 22 खत्म किया था, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 या 24। क्वेश्चन 24 पे चलेंगे अब। पोटेंशियोमीटर वायर of length L equals 100 centimeter, resistance 9 ohm is joined to cell of EMF 10 volts, internal resistance 1 ohm। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ड्राइवर की ड्रॉ नहीं की गई है लेकिन लिखी गई है, तो उसको हम लिख लेते हैं। 10 वोल्ट का ड्राइवर सेल है, 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो वायर है हमारी उसकी रेजिस्टेंस 9 ओम। Joined to a cell of EMF 10 volts, another cell of EMF 5 volts, and internal resistance R2 is equals 2 ohms is connected as shown. Galvanometer will show no deflection when the length AC is। तो हमसे बोला है कि यार नल पॉइंट ढूंढना है, बहुत आसान है। लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, अगर आप इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए इस बार आप V की वैल्यू 10 वोल्ट्स यूज नहीं करोगे, आप वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा के वोल्टेज अक्रॉस वायर निकालोगे। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस वायर विल बी 10 into 9 divided by 9 plus 1, which I think is just 9 volts। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 9/100 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ है ई, नल पॉइंट मान लेते हैं एल। सो स्मॉल ई इज इक्वल टू लैम्डा एल, यानी कि 5 इज इक्वल टू 9/100 इंटू स्मॉल एल। तो यहाँ से स्मॉल एल की वैल्यू तो निकालनी है यार। स्मॉल एल इज 500 डिवाइडेड बाय 9। 1/9 जो होता है ये 0.11 के आसपास होता है। ठीक है, तो 500 इंटू 0.11 करना है, which I think should be 55.55 and so on। कहाँ अटक गए थे भैया इस क्वेश्चन में? क्या हुआ था सिद्धार्थ, फॉर्मूला भूल गया था? सर ये हो गया था मेरा। क्या हो गया था पता नहीं, तुम में से किसी ने क्वेश्चन 24 बोला है। सर मेरा डाउट था। हाँ तो नमन यार ऐसा क्या करते हो यार, या तो तू हड़बड़ा के छोड़ दिया कि इतना आसान नहीं हो सकता, मतलब समझ नहीं आ मैंने रहा। ओवर कॉम्प्लिकेट कर लिया था ऐसे थोड़ा। हाँ जी, ओवर कॉम्प्लिकेट कर लिया सर इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा। नहीं करना है, भरोसा रखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान लगे और तुम सोचो अरे यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। एक चीज याद रखना, जिसने प्रैक्टिस की होती है ना उसको इजी लगता है। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस की हुई होगी उसको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। तो चलो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो खुश होके किया करो। हाँ कभी कभी देख लिया करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, सचमुच इजी है भी कि हमें तंग किया जा रहा है बस। अब जैसे क्वेश्चन 28 है, देखने में इजी लगता है नहीं, कंसेप्ट मुश्किल है, कैलकुलेशन आसान है। हमें कहा है कि 6 12 12 6 और यहां से ऐसे एक वायर जोड़ दी गई है, और ये सब 80 वोल्ट्स के एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमसे बोला है कि इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच का करंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी सिमेट्री देखो यार, इस सर्किट में सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट में सिमेट्री है, लेकिन इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि इस 6 ओम में से अगर करंट I1 है तो इस 6 ओम में से भी करंट I1 ही जाता होगा। वैसे ही अगर इस 12 ओम में से हम करंट I2 मान लेते हैं तो इस 12 ओम में से भी करंट I2 ही जाता होगा। तो यहां से नीचे की तरफ आता हुआ करंट है I1 माइनस I2। ठीक है, क्लियर है बात, हाँ या ना? और यहां से जो रेजिस्टेंस आ रही, यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I1 प्लस I2। अग्रीड और नॉट? यस सर। चलो, तो फिर
अब I1 और I2 के बारे में हमें किरचॉफ लॉ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या हम सिंपल जेनेरिक कंसेप्ट्स लगा सकते हैं। जेनेरिक मतलब ऑर्डिनरी कंसेप्ट जो हमें वैसे ही पता होते हैं। सबसे पहली चीज, ये 6 और 12 पैरेलल में है, ये 6 और 12 पैरेलल में है, और ये दोनों सेटअप सीरीज में है। अब अगर आप 6 और 12 को पैरेलल में लगाते हो, 6 और 12 को आप पैरेलल में लगाते हो, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम करने से आपको आंसर मिलता है 4 ओम। यानी कि ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। बैटरी 80 वोल्ट की है, तो 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस है और बैटरी 80 वोल्ट्स की है, तो टोटल करंट जो कि I1 प्लस I2 है वो होना चाहिए 10 एम्पियर्स, 80/8। दूसरी चीज, यहां देखो ये 6 और ये 12 पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, यानी कि 6I1 और 12I2 इक्वल होने चाहिए। यहां से बात आ जाती है I1 इज इक्वल टू 2I2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली। अब आपने I1 और I2 निकालने हैं और आपका फाइनल आंसर होगा I1 माइनस I2। बताओ यार वैल्यूज मुझे फटाफट से सॉल्व करके। तो 10/3 आ रहा है। क्या I1 कितना आ रहा है? I1 10/3, 20/3, सॉरी, 20/3। और I2? 10/3। और इन दोनों का डिफरेंस 10/3 एम्पियर। ठीक है जी। इसे किरचॉफ लॉ से भी कर सकते थे, बी सेक्शन के कई बच्चों ने इसे किरचॉफ लॉ से भी किया, उससे भी आंसर हो गया था, बट आप चाहो तो यहां से भी कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका है। ओके एवरीवन, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30, 8 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 55 ओम लिखना चाहिए था यार, यहाँ 50 ओम लिखा है। हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 5 ओम है, वरना आंसर तुम्हारा 10 टाइम्स चला जाएगा। दे आर कनेक्टेड एज शोन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसमें बहुत सारे बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं। बीटस्टोन बिन या सिमेट्री लगने का भी कुछ चांस होता है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब टेढ़ा कर लेंगे तो क्या हम लोग समझेंगे नहीं इनकी बात। ये सिमेट्री पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट सी सेंटर पे है ना, इस पॉइंट पे सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री आने का क्या मतलब है, अगर हम सारे रेजिस्टर्स को नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से कोई करंट 6 में नहीं जाएगा और 5 से कोई करंट 3 में नहीं आएगा। ठीक है, सिमेट्री पे बनने वाला जॉइंट जो होता है वो कभी भी करंट एक्सचेंज नहीं करता। तो सारा करंट 2 से 3 जाएगा, तो इस वायर को ऐसे ही ड्रॉ करो ना यार, और सारे करंट ने 5 से 6 जाना है, तो इस वायर को भी ऐसे ड्रॉ करो। ये वाला जो जॉइंट है इसको काट दो। सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर बनने वाला जो जॉइंट होता है ना, वो कभी भी ऊपर से नीचे कोई करंट ट्रांसफर नहीं करता। देख इसमें दोनों तरह की सिमेट्री आ गई ना, तो ये यस सर। जॉइंट जो है ये ऊपर वाली ब्रांच से नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं देगा। अगर 2 में से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो 6 में नहीं जाएगा, वो 3 की तरफ ही जाएगा। ये सिमेट्री प्रिंसिपल है। 5 से कोई भी करंट 6 में नहीं जाएगा, सॉरी 3 में नहीं जाएगा, 5 का सारा करंट 6 में ही जाएगा। तो जब 5 से 3 या 2 से 6 को जाना ही नहीं है, तो ये दोनों सड़कें जोड़ के क्या फायदा, इन दोनों को अलग अलग ही कर दो, इस जॉइंट को काट दो। ठीक है, सर मैंने मिरर वाले की तरह समझा और 5 और 3 को हटा ही दिया था। 5 और 3 नहीं हटेंगे बेटा इसमें। अब इसमें पॉइंट पोटेंशियल लगाते हैं ए और बी। ठीक है, वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो यार। ठीक है, ए से भी एक रेजिस्टर डायरेक्ट है, कौन सा वाला, नंबर 1 वाला। उसके बाद ए से बी सी से होते हुए भी जा सकते हैं, ए से सी नंबर 2, ये पॉइंट सी, फिर सी से बी, ये रजिस्टर नंबर 3। फिर ए से डी जो है रजिस्टर नंबर 4 जाता है, और डी से ई जाता है रजिस्टर नंबर 8। ये 8 है, ये ई है, और ई से बी जाता है
रजिस्टर नंबर 7, 5 और 6 रह गए। ध्यान से देखो 5 और 6 कहाँ है, डी और ई के बीच में ही है, ऐसे गए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 ब्रांचेस बन गई। ये वाली ब्रांच है आर, ये वाली ब्रांच है 2R, ये वाली ब्रांच है आर प्लस ये वाला सेक्शन। तो आप इसके आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। बताओ यार मुझे इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 8/3। कितना आ रहा है? 8/3। अच्छा, वो तो वैल्यू पुट करके आ रहा होगा ना यार। यस सर। वैसे कितना आ रहा है आर के टर्म्स में? पर वैसे तो निकालना नहीं अभी। अच्छा, अपने सॉल्यूशन साथ लेके बैठा करो यार। सर सॉल्यूशन वो आर के टर्म्स में नहीं करा, वो ऐसे ही आ गया था। जैसे आपने बताया ना, मैंने वैल्यू साथ ही ले रही। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इज 8/3 ओम्स। अगर आपने आर को 50 लिखा होगा तो आंसर 80/3 आ गया होगा, जो ऑप्शन से मैच नहीं करता, क्योंकि इसमें टाइपो है। 5 ओम की जगह 50 ओम लिख दिया गया है। 50 लिखा है, वो 5 ओम होना चाहिए था। वो कभी कभी यार एमएस वर्ड कर देता है ऐसी हरकतें कि ग्रीक सिंबल्स को कोशिश करता है इंग्लिश या न्यूमरल्स में लाने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर जो मैंने सोचा था वो गलत क्यों था? बेटे, तू रेजिस्टर्स जो हटा रहा है वो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से हटाने की कोशिश कर रहा था ना तू इसमें। यस सर। ठीक है, तू ये कह रहा था कि यहाँ भी व्हीटस्टोन, यहाँ भी व्हीटस्टोन। यस सर। रजिस्टर और ई के बीच में नहीं निकालनी थी, ए और बी के बीच में निकालनी थी। ध्यान से सोच, ए और ई के बीच में निकालनी होती तो हम व्हीटस्टोन से डी और इसको निकाल सकते थे। ठीक है, 5 और 3 को निकाल सकते थे। ए और बी के बीच में निकालनी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना ही नहीं। इसको 45 डिग्री घुमा के देख। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता ही नहीं है। समझ गया सर। ठीक है, रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी है उससे भी फर्क पड़ता है। ओके, हम रैंडमली सिर्फ शक्ल देख के नहीं बोल सकते ये व्हीटस्टोन है, इसको खत्म कर दो। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। n आइडेंटिकल सेल्स आर जॉइंट। बहुत सारे सेल्स ज्वाइन किए, कितने? n। और इसमें से दो सेल a एंड b आर जॉइंड इन रिवर्स। दो सेल उल्टे जोड़ दिए गए, बाकी सारे सेल सीधे ही जोड़े हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस आइदर वन आउट ऑफ a और b? अगर सिर्फ a या सिर्फ b के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाए तो वो कितना होगा? ठीक है, EMF is each cell is E लिखना था, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। यार इस क्वेश्चन में ना कुछ डेटा मिसिंग है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो बाहर रेजिस्टर जोड़ा है वो भी R का ही होना चाहिए। ओके, जो हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उसको स्मॉल r ले लेते हैं, बाहर वाले सेल की रेजिस्टेंस को कैपिटल R ले लेते हैं। बाद में देखेंगे कि क्या R इक्वल्स R डालना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब देखो E इक्विवेलेंट कितना होगा? E इक्विवेलेंट विल बी n-2 इंटू E, क्योंकि दो गलत लगे हैं, रॉन्ग। E इक्विवेलेंट लेना है तो ध्यान से सोचो, n में से दो गलत लगे हैं तो n-2 सही लगे हैं, माइनस दो जो गलत लगे हैं। n-2 सही है, उसमें से जो दो गलत लगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर विल बी n-4 इंटू E एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉल n इंटू R। तो अगर हम करंट निकालना चाहते हैं, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। ये हमारे पास आ गया करंट। अब करंट की डायरेक्शन है ऐसी, हमसे बोला है कि यार व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बी।
और ये जनरली होती है EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि B से जो करंट चल रहा है वो B के बताए हुए डायरेक्शन से उल्टा है। ध्यान से देखो, B चाहता था कि करंट ऐसा जाए, नहीं जा रहा, B से उल्टा चल रहा है, इसलिए E माइनस आई आर की जगह हमें E प्लस आई आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो I में भी एक माइनस डालना पड़ेगा, वो हो जाएगा E प्लस E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। यहां पर हमें R को 0 ही लेना पड़ेगा, कैपिटल R शुड बी 0, शॉर्ट सर्किटिंग कर रखी है, ठीक है। अच्छा, R इक्विवेलेंट लगेगा, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि कोई लोड रेजिस्टर है, लेकिन करंट तो तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, तो हमें शॉर्ट सर्किटिंग करनी पड़ेगी, करंट इनफाइनाइट नहीं जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसे रोक लेगी, तो दिस R इज 0। सो E प्लस n माइनस 4 इंटू E डिवाइडेड बाय n इंटू R। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है यार? ये बनेगा, अच्छा सर इसको R तो करना, आर, R यस सर, आर मल्टीप्लाई नहीं किया था, एक R कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बनेगा पोटेंशियल अक्रॉस B इज NE प्लस NE माइनस 4E डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया 2E इंटू n माइनस 2 अपॉन n, और ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से, ठीक है। सर एक बार दोबारा रिकैप कर दो इस क्वेश्चन को। मुश्किल, यस सर। हमें कहा गया कि n सेल सीरीज में लगाए गए और उनको इस तरह से शॉर्ट सर्किट करके जोड़ दिया गया, लेकिन उसमें से 2 सेल उल्टे लगे। हमें कहा गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, वो बोला नहीं गया कुछ भी, तो हम मान रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, जब बताई नहीं गई उसकी वैल्यू तो 0 ही माननी पड़ेगी। तो सर पर क्वेश्चन में भी तो हिंट होगा ना कि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 ली है। इन्होंने लिखा है दे आर जस्ट जॉइंड इन सीरीज, तो ज्वाइन तो करने पड़ेंगे, चाहे ऐसे लगा ले चाहे सर्कल में लगा ले। फिर उन्होंने कहा कि 2 सेल गलत लगे हैं, तो n-2 सेल सही लगे हैं और 2 सेल गलत लगे, तो वो 2 सेल को n-2 में से माइनस किया, तो नेट इफेक्ट आया n-4e का। लेकिन सेल सीधा लगे उल्टा लगे, रेजिस्टेंस ऐड ही होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है, इसलिए nr लगेगी। अब मैंने कैलकुलेट किया कि इस सर्किट में से करंट कितना चल रहा है, वो आएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि कैपिटल R 0 है। अब VB यानी कि पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ B वो देखनी थी। जनरली उसको E माइनस आई आर लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो करंट का डायरेक्शन में हमें एक और माइनस साइन डालना पड़ेगा जो E प्लस आई आर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। E माइनस आई आर की जगह यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर है। इसे ऐसे भी समझ लो करंट कि A और B जो है वो चार्ज हो रहे हैं, A और B आर बीइंग चार्ज्ड, और चार्ज बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर ही होती है। डिस्चार्जिंग के लिए E माइनस आई आर होती है, चार्जिंग के लिए E प्लस आई आर होती है। बस मैंने I की वैल्यू पुट कर दी और उस रैशनल नंबर को सॉल्व कर दिया। सर करंट की वैल्यू उल्टी क्यों ली थी आपने? बेटे क्योंकि n 4 से ज्यादा है, यानी कि A और B के जाने के बाद भी जो बचे हुए हैं सेल्स वो 2 से ज्यादा है, उनकी वैल्यू A और B से ज्यादा है, तो वो डिसाइड करेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। A और B डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने कह के रखा है ना n इज मोर देन 4, तो A और B निकालने के बाद भी 2 से ज्यादा सेल बचे हुए हैं, विच मीन्स वो सेल डिसाइड करेंगे, 3 5 10 जितने भी सेल हैं वो डिसाइड करेंगे कि करंट कितना होगा, ठीक है। यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। अरे वाह। The resistor in which maximum heat will be produced is, हमें कहा है कि रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं 3 6 2। अब ध्यान से देखो तो 3 6 और 2 तीनों पैरेलल में है,
पॉइंट पोटेंशियल तक लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम, और उसके बाद 2 और रजिस्टर है, ये 5 ओम और 4 ओम है। ठीक है, तो किस में से मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी, ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया। सबसे पहले तो हम एक चीज कह सकते हैं, पावर या हीटिंग पावर जो होती है वो I स्क्वायर इंटू आर होती है, ठीक है, या उसको आप कह सकते हो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दोनों फॉर्मूले चलेंगे। अब अगर हम पहले सिर्फ 3, 6 और 2 में से बात करें, सिर्फ 3, 6 और 2 में से बात करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में से वोल्टेज बराबर है, 3, 6 और 2 पैरेलल में, तीनों में वोल्टेज बराबर है। दिस मींस पावर इन तीनों में से 2 ओम में ही ज्यादा हो सकती है, क्योंकि तीनों में से वोल्टेज बराबर है, तो V स्क्वायर बाय आर के हिसाब से 3, 6 और 2 में से 2 की ही पावर ज्यादा हो सकती है। वैसे ही 5 और 4, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो 5 और 4 में से 4 में ही पावर ज्यादा हो सकती है। 3, 6 या 5 कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 और 4 में से किसमें ज्यादा पावर जाएगी। अब समस्या ये हो गई है कि इन दोनों के करंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और उसके लिए हमें टोटल करंट्स चाहिए, क्योंकि 2 और 4 के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहां देखते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टेज है। ये पॉइंट है ए, बी और सी, तो पावर डेवलप्ड अक्रॉस 2 विल बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी का स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि 2 ओम्स, और पावर अक्रॉस 4 विल बी वोल्टेज अक्रॉस बी सी का स्क्वायर अपॉन 4। इन दोनों क्वांटिटीज में से ज्यादा कौन सी है वो देखना है, 3, 6 और 5 को देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये है V, ये टोटल रेजिस्टेंस 3, 6 और 2 आई सपोज 1 ओम बन रही है, Yes. और ये वाली रेजिस्टेंस बन रही है 20/9 ओम। Yes. टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बन गई 29/9 ओम्स। ट्वेंटी अपॉन 9 इज अप्रोक्सीमेटली 2.22, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो VAB अगर इसकी वैल्यू 1 होती किसी रीजन से, तो VBC की वैल्यू 2.2 होती, ठीक है। इफ VAB की वैल्यू 1 होती तो VBC की वैल्यू 2.2 होती। अगर VAB आपने 2 लिखना है तो VBC की वैल्यू 4.4 हो जाती। तो पावर इन 2 विल बिकम 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जबकि पावर इन 4 विल बिकम 4.84। एक सेकेंड, मैंने शायद स्टेप्स जंप करके तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। 2.2 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, तो ये बन गई 0.5, और 2.2 का स्क्वायर विच इज 2.2 इंटू 2.2 अपॉन 4, 1.1 इंटू 1.1, 1.21। ये अजम्पशन मैंने जबरदस्ती की ली है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। उस जबरदस्ती की अजम्पशन ने मुझे ये दिखाया कि कुछ भी हो जाए, पावर अक्रॉस 2 विल ऑलवेज बी लेस देन पावर अक्रॉस 0. पावर अक्रॉस 4 ओम्स। तो मैक्सिमम पावर इस 4 ओम के अक्रॉस ही आ सकती है। आंसर हैज टू बी डी। मेरी लाइन ऑफ रीजनिंग सबको समझ में आई है? यस सर। वेरी गुड। अगेन मैंने कोई भारी भरकम कंसेप्ट्स नहीं यूज किए हैं, मैंने लॉजिक ही लगाया है। ओके, सिंपल लॉजिक से ही चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। ये फिर से लॉजिक का ही क्वेश्चन है।
इन्होंने हमें कहा कि ऐसे 2 सेल लगाए हैं, E1, E2, R1, R2, और एक लोड लगा दिया R। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम E2 को शॉर्ट कर दें, यानी कि E2 को किसी एक वायर लगा के, इसके पैरेलल एक वायर लगा के इसको सर्किट से बाहर कर दें, तो हमारे पास बनेगा ये E1 R1 कैपिटल R। इस केस का करंट है I1 इक्वल्स E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, और इस केस का करंट है I2 इक्वल्स E1 अपॉन R प्लस R1। इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द कंडीशन टू इंक्रीज द करंट इफ E2 इज रिमूव्ड। तो इन्होंने हमसे बोला है कि भाई साहब I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होनी चाहिए, I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होनी चाहिए। इस इनइक्वेशन को सॉल्व करके आप हमें E R1 और R2 के बीच का रिलेशन बताओ। तो E1 अपॉन R प्लस R1 should be more than E1 plus E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। सॉल्व करके बताओ यार, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन बन रही है? सर ऑप्शन बी आ रहा है इसका। ऑप्शन बी आ रहा है, बी। बाकी लोगों का भी यही बन रहा है यार। बहुत सारे 1 2 है, मैं लिखने लगूंगा गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन बी बन रहा है E1 R2 should be more than E2 R plus R1। देखो भैया, इसको सिंप्लीफाई करके यही कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? अंतरंग सार्थक, यही बन रही है कंडीशन? यस सर। वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 38, ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, डीसी पांडे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट लगेंगे, तो उन कंसेप्ट को ध्यान से समझना। हमें कहा कि कोई एक रेजिस्टेंस R है जिसमें करंट I जा रहा है, ये पावर लूज कर रही है सराउंडिंग्स को, लैम्डा इंटू टी माइनस टी नॉट। इन्होंने थीटा लिखा है, मैं टी लिख रहा हूँ, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर टी नॉट। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमसे पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेन इन रेजिस्टेंस। आपको याद होगा स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू होती है अल्फा इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। इनिशियली रेजिस्टर टी नॉट पे ही होगा, जब तक आपने उसमें से करंट पास नहीं किया तब तक तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के जितना ही है। करंट पास करने पे इट स्टार्ट्स हीटिंग। ठीक है, करंट कॉजेज हीटिंग। हीटिंग का मतलब क्या है? रेजिस्टर हर सेकेंड में कुछ हीट एनर्जी गेन कर रहा है, विच विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक रेजिस्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, ये जो गेनिंग पावर है ये रेजिस्टर को हीट करती रहेगी, रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। ध्यान से समझना ये बात। ठीक है, R ऑल्सो लूजेस पावर, इस फॉर्मूले की वजह से। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये लैम्डा इंटू टी माइनस टी नॉट, पावर लॉस इज इक्वल टू पावर गेन। अगर ये चीज, ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होगी तो ना पावर में लॉस होगा ना गेन होगा,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऐसा कब हो रहा है, टेम्परेचर टी पे, ये टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा टी माइनस टी नॉट क्या होगा, डेल्टा टी ही तो होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर था टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर है टी, तो टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से बात आती है डेल्टा टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर अपॉन लैम्डा। तो जो स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा इंटू आई स्क्वायर आर अपॉन लैम्डा। क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग डायमेंशनल से भी करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि ए और सी के डायमेंशन सेम है और ऊपर से ऑप्शन डी भी दे रखा है, तो कोई गारंटी नहीं होती इस डायमेंशन से या ट्रिक्स लगा के इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाने की, ठीक है। सही है या नहीं है? यस सर। यस सर। चलो 8 मिनट बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा ये तो ऑब्वियस है हम सारे क्वेश्चन आज नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों के जो भी इसमें से डाउट्स होंगे, जो इसके आगे के डाउट्स हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो मुझे नंबर व्हाट्सएप कर देना यार, मैं वो क्वेश्चंस आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर में करके दे दूंगा। मुझे ऑलरेडी सेक्शन बी ने भेज दिए अपने डाउट्स, तुम भी अपने डाउट्स भेज देना, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी डाउट्स भेज देना, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट as shown current passing through 4 ohm resistor will be 0। तो हमें सर्किट कैसा बना के दिया है, मैं सर्किट को थोड़ा टेढ़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, R, ये ज्वाइन हो गए, 4 ओम। हमें कहा है कि इस ब्रांच में से, ये 6 वोल्ट है, इस ब्रांच में से करंट शुड बी 0, इस ब्रांच में से करंट इज 0। तो बाकी अब ध्यान से सोचना, बाकी सब कुछ सीरीज में आ गया है। जो करंट यहां से चलेगा, अच्छा ये मैंने सीधे जोड़े में, नहीं ये उल्टे जुड़ने चाहिए थे, मैंने 10 वोल्ट उल्टा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 10 वोल्ट बड़ी बैटरी है, तो अभी हम मान लेते हैं कि वही डिसाइड कर रही है कि करंट किधर जा रहा है। अगर हमने डायरेक्शन गलत लिया होगा तो खुद ही बात गलत आ जाएगी। आई आ गया हमारे पास, ठीक है। आई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, हमारे पास दो अननोन्स हैं, हमें दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, लगा लेते हैं किरचॉफ्स लॉ। पॉइंट्स के नाम रख देते हैं ए बी सी डी, नहीं ए बी सी डी ई एफ, दो लूप बनाएंगे। पहला लूप बनाते हैं ए बी सी एफ ए, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जाएंगे, +10 -2i1 या 2i, बी से सी कुछ नहीं मिल रहा, सी से एफ आएंगे, 4 ओम में से कोई करंट नहीं है तो 4 इंटू 0 लिख दो, प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता, एंड -6 इक्वल 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू आई 4 - 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। चलो i की वैल्यू हमें मिल गई, अब r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू के लिए हम नीचे वाला लूप यूज करेंगे, एफ सी डी ई एफ, एफ से सी गए, +6। कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, +4 इंटू 0, जिसमें करंट ही नहीं है उसमें कन्वेंशन को गोली मारो, लेकिन बाकी जगह करंट का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस सी से डी कुछ नहीं है, डी से आर पे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा।
फिर हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, तो -4 आएगा इक्वल 0। दिस गिव्स अस 2 माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू 1 आ जाती है। आंसर इज ऑप्शन ए। पीछे क्या दे रखा है यार? यही है सर आंसर। तो ये सिंपल कर्चॉफ लॉ का क्वेश्चन था। और सार्थक कर्चॉफ से पता नहीं क्यों डरता है। मैंने कहा था ना कि आपको 2 से ज्यादा इक्वेशन का आएगा ही नहीं कभी भी। और देख यार 2 इक्वेशन भी तेरी कैसी बनी है, इसमें 2 कॉडी की इक्वेशंस बनी है। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोशिश करता हूँ फिर से। दोबारा से कोशिश कर यार। तो ऐसा कर, कर्चॉफ्स के उस टाइम के नोट्स दोबारा पढ़, क्योंकि उसमें मैंने पूरे स्टेप्स लिखवाए थे और मैंने यहाँ पर भी वही स्टेप्स लगाए हैं। ठीक है, मैंने मतलब थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि मीटिंग में टाइम कम बचा है यार, 3 मिनट बचे हैं। ठीक है, इसके बाद तुमने मुझे कहा था क्वेश्चन नंबर 43। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया यार पिछला क्वेश्चन, लेकिन तुमने टाइम से करना है। पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, ये एक आर है और ये एक आर है। हमसे बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। और देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर होना चाहिए r/2, लेकिन सर वो तो गलत है, वो हमारे किसी ऑप्शन से मैच हो नहीं रहा। नहीं, ए से हो रहा है, बट पीछे से चेक किया तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम इसमें फिजिक्स गलत लगा रहे हैं। देखो ये दोनों पॉइंट्स अगर अर्थ हैं तो असल में ये दोनों आपस में ज्वाइन है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में ज्वाइन है। नंबर दे देते हैं 1 2 3। ज्वाइन क्यों है, समझ नहीं आया। दोनों अर्थ से कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है वो तो एक ही पॉइंट होता है बेसिकली। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये असल में एक ही सेम पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दोबारा बनाना चाहिए पी से क्यू के बीच का पॉइंट पोटेंशियल से। एक रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस नंबर 1 और रेजिस्टर नंबर 4 सीरीज में। रेजिस्टर नंबर 2 ये रहा और रेजिस्टर नंबर 3 ये रहा। ठीक है, सब आर हैं तो हमारे पास बेसिकली 2r, r और r पैरेलल में है, तो 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो ये कितना आ गया? फिर 1 और 4 पी और क्यू के अंदर कैसे आ गए? क्या 1 और बस 1 और 4 पी और क्यू के अंदर कैसे आ गए? क्योंकि पी से क्यू जाने का रास्ता सिर्फ ये नहीं है बच्चे, सिर्फ ये नहीं है, ये भी तो रास्ता है पी से क्यू जाने का। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमने कहा सेम पॉइंट है तो इनको ज्वाइन किया जा सकता है। तो पी और क्यू जाने का रास्ता एक ये वाला भी बन गया, पहले 1 फिर 4 फिर क्यू। ठीक है, यस सर। तो 2r/5 आएगा। हाँ जी 2 आएगा, तो 2r/5 आएगा आंसर। 2 आएगा, राइट। मैंने 4 लिख दिया है, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, which gives us आंसर बी। ठीक है, तो चलो हमने काफी क्वेश्चंस आज कर लिए हैं, विच इज गुड इनफ। जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझे डाउट भेज देना, तो मैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर बना के आपको आज या कल में दे दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी डाउट्स भेज देना और इसके भी अलग अलग भेजना, तो मैं उनके अलग अलग लेक्चर्स बना के आपको दे दूंगा। बाकी कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक गाइस। फिर इलेक्ट्रो वाली में रहो, वो सारे जेई सैटरडे ले लो। हाँ जी, फिर इलेक्ट्रो वाली में सारे जेई लेवल के हैं। सभी जेई के पीवाईक्यू में। तुम जेई से डरते ही रहते हो फालतू में, इजी है यार ये नहीं सर, बहुत। जो नहीं नहीं हो सर वो कुछ करना। ज्यादा ही है सर, अभी कंप्लीट कैसे होंगे सारे?